एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है एनवायरमेंटल एजुकेशन पर। ये आपका बीएड का 4th नंबर पेपर है, जिसमें आपको ये बताना, ये आपका पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव होना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर कब सक्सेस होगा, जब आपको प्रॉपर थ्योरी आती होगी, तभी आप क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। तो इसके लिए आज की क्लास जो है वो पूरी थ्योरी बेस है। थ्योरी बेस का मतलब आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि पर्यावरण क्या है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस होंगी, दैट्स इट। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि इन्वायरमेंट कितने दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन सा? इन्वायर और मेंट। इन्वॉल्व का मतलब होता है इनसर्कल। इनसर्कल का मीन्स घिरा हुआ। इनसर्कल का मीन्स क्या होता है? घिरा हुआ। और मेंट, मेंट का मतलब क्या होता है? ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का मतलब जो हमारे चारों ओर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चारों ओर से घिरा हुआ। जो चारों ओर से घिरा हुआ उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ? दो शब्दों से मिलकर। कौन कौन सा? इन सर्कल एंड ऑल अराउंड। इन सर्कल का मीन्स क्या होता है? घिरा हुआ। और ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर से घिरा हुआ पर्यावरण कहलाता है। ठीक। इसके बाद आगे इसके कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। उन डेफिनेशंस को आपको याद करना होगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आता है तो आप स्टेटमेंट को टिक अप कर पाएंगे। जब आपको डेफिनेशन याद होगी तो डेफिनेशन आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आता है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, लिखना तो है नहीं आपको, तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से टिक कर सकें। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन सारे जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने दी हुई है। उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट, जैसे कि एमस्टांसिंग है बहुत फेमस, इसके अकॉर्डिंग जो एच फिटिंग की डेफिनेशन है वो भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या कहते हैं? सभी को पर्यावरण कहते हैं। सभी को पर्यावरण कहते हैं जो उसे प्रभावित करता है। पर्यावरण कहते हैं जो उसे प्रभावित करता है। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश से भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए भी डेफिनेशन सेम यही डेफिनेशन है, बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। दैट इज इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग which affects them except. Environment is everything which affect them except the heredity of human being, या ह्यूमन भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो अंस्टैसी के अकॉर्डिंग क्या है कि मानव की आनुवंशिकता के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। ठीक। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग विच अफेक्ट देम एक्सपेक्ट द हेरिडिटी ऑफ ह्यूमन। मानव की आनुवंशिकता के अतिरिक्त जो कुछ होता है वो सब क्या होता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक। ये एक डेफिनेशन दी थी अनास्टैसी ने। सेकेंड डेफिनेशन दी गई है एच फिटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक। एच फिटिंग क्या है? उनकी भी एच फिटिंग की डेफिनेशन इजी है। एच फिटिंग कहते हैं कि पर्यावरण के जो भी जीव हैं उनकी परिस्थिति के या तो तत्व बोल सकते हैं, एलिमेंट या फिर कारक, यानी कि फैक्टर्स जो भी हैं वो सारी किस में आते हैं? पर्यावरण में आते हैं। एच फिटिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है पर्यावरण
पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तत्व या कारक, यानी कि एलिमेंट्स और फैक्टर, कारकों का क्या है, योग है, मिश्रण है। ओके, इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट is the totality of millions of, यानी कि millions of factors and elements of organism, factors and elements of organisms। तो आप इस दो डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और इसके अकॉर्डिंग लर्न करना है। बस आपको स्टेटमेंट लिख कर आएगा, बस आपको ये पहचानना है कि ये स्टेटमेंट आपका किसने कहा है, एच फिटिंग का है, स्टैंसी का है, टांसले का है, सो मैनी अदर्स पीपल आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एच फिटिंग की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पर्यावरण एक जीव की पारिस्थितिकी तत्व या कारक का योग है। पारिस्थितिकी तत्व यानी कि एलिमेंट्स और फैक्टर्स का क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर्स है, योग है बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद आगे इसमें आते हैं कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। अच्छा, चलिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है, उनका क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी, एनास्टेसी के अकॉर्डिंग और एच फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब आगे पढ़ते हैं कि पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पर्यावरण की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला नंबर, इसमें क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या होता है, अगर एक एरिया वाइज जो भी हमारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं तो क्षेत्रीय विविधता के अंतर्गत आती हैं। कहीं का कैसा मौसम है, कहीं पर वेदर और क्लाइमेट कहाँ की कैसी है, कहाँ मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, ये सारी चीज़ें आती हैं क्षेत्रीय विविधता के अंतर। क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं और ये कैसी, पर्यावरण की विशेषता में सेकंड है कि यह परिवर्तनशील है, चेंज करने वाली। परिवर्तनशील मतलब चेंजिंग इन नेचर। थर्ड नंबर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। फोर्थ नंबर, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या ये कह सकते हैं कि इसमें जो जैव संसाधन है उनका सीमित भंडार नहीं है, काफी अधिक असीमित भंडार है। जैव संसाधनों का असीमित भंडार है। ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज हैं। पहला, क्षेत्रीय विविधताएं। दूसरा, परिवर्तनशील है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जल संसाधनों का असीमित भंडार है। ठीक, ये हो गई पर्यावरण की विशेषताएं। आगे बात करते हैं इसके स्कोप्स की, कि इसके क्या क्या स्कोप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ते हैं। अब दिया गया है पर्यावरण के क्षेत्र या आयाम। इसका मतलब क्या होता है, स्कोप। स्कोप क्या क्या होते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र या आयाम में स्कोप में आते हैं। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला नंबर दिया गया है स्थल मंडल, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं उसे। स्थल मंडल इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। सेकेंड आ जाता है हमारा जल मंडल, जिसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। थर्ड नंबर दिया गया है वायुमंडल। फोर्थ दिया गया है जीवमंडल। ठीक, तो वायुमंडल को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। आप सभी लोग जानते होंगे एटमॉस्फेयर।
एंड जीवमंडल बायोस्फीयर। ठीक, वन बाय वन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहला नंबर दिया गया है स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। ये हमारी अर्थ का 3/10 पार्ट होता है, और जो बाकी बचा वो पार्ट है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। स्थल मंडल जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हरे पेड़ पौधे होते हैं, पादप जीव जंतु, ये सारी चीज़ें आती हैं स्थल मंडल के अंतर्गत। स्थल मंडल में अब क्या क्या आता है? स्थल मंडल में आ गया जैसे कि आपके महाद्वीप हैं, पर्वत, इसके बाद महाद्वीप आ गया, पर्वत आ गया, पर्वत के बाद नेक्स्ट स्थल, जानते हो महाद्वीप, चारों ओर से घिरा हुआ भाग, पानी से घिरा हुआ भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। कितने महाद्वीप हैं? टोटल कितने आपके महाद्वीप दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं। आप जानते होंगे एशिया, अफ्रीका, साउथ यानी कि उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या हैं? हमारे महाद्वीप हैं। पर्वत, जो ऊंची ऊंची चट्टाने हैं, भाग निर्मित हैं चट्टानों से, उनको क्या कहते हैं? पर्वत। और छोटे वाले को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहा जाता है। मरुस्थल, मरुस्थल जहाँ रेत का एरिया, जो जितना रेत का एरिया होता है, रेतीला भाग जो है हमारी पृथ्वी का, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल में आपको क्या आ जाता है? थार का मरुस्थल आ गया, सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल, ये आता है। द्वीप, द्वीप भी वो भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। पानी से घिरा हुआ भाग तो ये भी है, ये भी है, यानी कि जो भाग छोटे होते हैं उनको द्वीप कहते हैं। बड़े बड़े महासागर हो गए, महासागरों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। यानी कि जो छोटे हैं वो द्वीप, जो बड़े हो गए उनको महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जलमंडल, जलमंडल क्या होता है? जलमंडल में आ जाते हैं आपका जलमंडल। जलमंडल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जलमंडल क्या होता है, यानी कि महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब, ये सारी चीजें, बड़े बड़े जल प्रपात, यानी कि पहला आप सभी लोगों ने पढ़ा जैसा कि स्थल मंडल दिया गया था। अब आगे पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? इसके अंतर्गत जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जल से रिलेटेड जितनी भी चीज जगह होंगे, जितने भी एरियाज होंगे जल से रिलेटेड, वो आ जाएंगे आपके जलमंडल में। जैसे कि आपका महासागर हो गया, समुद्र हो गया, नदियां, झीलें, तालाब, जलप्रपात, जलप्रपात नहीं, प्रपात, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। ठीक, तो महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब, जलप्रपात, वाटरफॉल्स, ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड हो जाएंगी? जलमंडल के अंतर्गत। ठीक है, वायुमंडल से, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इसमें कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे क्वेश्चन वहां से आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक, इस नीचे से इसका एक डायग्राम बनाकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल के बाद नेक्स्ट मध्य मंडल, यानी कि बीच वाली मध्य मंडल। इसके बाद आपकी आयन मंडल आ जाएगी। सबसे लास्ट वायुमंडल, यानी कि ऊपरी एरिया हमारा। चलिए अब क्षोभ मंडल से स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसा फ्रेम होता है। तो क्षोभ मंडल क्या होती है? ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी, यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ के जस्ट ऊपर वाली लेयर, ये परत, ये हमारी किसकी आती है? क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल क्या हुआ? यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी या पहली परत क्या हो गई? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। क्षोभ मंडल क्या होता है? इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई जो
एक आइडिया है उसके अकॉर्डिंग 16 किलोमीटर की इसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक, क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपरी वाली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई या थिकनेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थिकनेस कितनी होती है, 16 किलोमीटर। ठीक, बाकी से कुछ नहीं है। आगे सेकंड दिया गया है समताप मंडल। समताप मंडल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओजोन परत का काम करती है, मतलब पराबैंगनी किरणों को आने के लिए रोकती है। तो ओजोन जो गैस होती है वो इसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बस एक ये क्वेश्चन इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह, क्षोभ मंडल से जो ऊपर, अभी क्षोभ मंडल क्या थी, पृथ्वी की ऊपरी सतह, अब क्षोभ मंडल के ऊपर की सतह क्या कहलाती है, समताप मंडल कहलाती है। ये यहाँ से प्रारंभ होती है और इसकी ऊपरी जो परत है उसको हम कहते हैं ओजोन परत। इसकी ऊपरी परत को क्या कहेंगे, ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का क्या काम होता है, ये हमारी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। जो हमारे त्वचा कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है, ये हमारी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों को रोकती है कौन, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में। क्वेश्चन अगर यही आ जाए कि ओजोन परत क्या काम करती है और किस मंडल में पाई जाती है, तो कौन सा मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। और कौन सी किरणों को आने से रोकती है, तो पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणों का मतलब होता है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, पराबैंगनी किरणों से क्या, पराबैंगनी किरणों से जो हमारी डिसीज है सबसे ज़्यादा, तो वो होती है हमारे स्किन का, यानी कि त्वचा का कैंसर। क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है इससे। चलिए अब आगे इसका थर्ड नंबर यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपर। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर्स। यहाँ पर जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, सूर्य की किरणों से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा, सब जानते हैं। तो सौर ऊर्जा जो हमें मिलती है, सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा और प्लस ओजोन परत। कौन सी, ओजोन परत। मध्यमंडल क्या होती है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है, 80 किलोमीटर। और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा प्लस ओजोन परत का ये क्या है, द्वंद्व है, यानी कि मिश्रण है, मिक्सचर है, योग है। ठीक, याद हो गया आपको। आगे नेक्स्ट इसका दिया गया है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है, जीवमंडल है, सॉरी, आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, आयन यानी कि ये हमारी अंतरिक्ष की जो किरणें होती हैं, रेडिएशंस होता है, रेडियो वेव्स जो कहते हैं जिसको, तो ये उससे, ये हमें सारी कहाँ से मिलती हैं, आयन मंडल से ही मिलती हैं। आयन मंडल मध्य मंडल से कितना, मध्य मंडल से भी अगर इसके मेजरमेंट करें तो 3। आगे हमने आगे स्टार्ट किया आयन मंडल। ये हमारा कौन सा आयन मंडल है। आयन मंडल क्या होता है, 300 से 400 तक की ऊंचाई इसमें होती है। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 300 से 400 किलोमीटर तक होती है। ये हमारी अंतरिक्ष की विकिरण यानी कि कॉस्मिक रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती है आयन मंडल, और इसमें कुछ रेडियो तरंगों का अवशोषण होता है और परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का अवशोषण और परावर्तन होता है। ठीक, आयन मंडल क्या होता है,
मध्यमंडल से, इसकी मध्यमंडल से अगर इसको मेजर करते हैं तो ये 300 से 400 किलोमीटर तक होता है। और इसमें रेडियो तरंगों का अवशोषण और परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का अवशोषण परावर्तन होता है, साथ ही अंतरिक्ष विकिरणों से जीवमंडल की रक्षा भी करता है। ठीक, अब जीवमंडल क्या होता है, जहाँ पर सारे जीव जंतु, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ये आपके ग्रीनरी आ जाती है, यानी कि प्लांट्स, पादप, शैवाल, ये सारी चीजें कहाँ पर। लास्ट आपका बचता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई 400 से 400 किलोमीटर टू 1000 एज अ प्रिंसिपल इसको माना गया है। सैद्धांतिक रूप से इसको मानते हैं कि इसकी ऊंचाई जो भी है वो 400 किलोमीटर से 1000 तक दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो इस बात पर है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ज़्यादा पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता किस मंडल में ज़्यादा रहती है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वायुमंडल। ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा दी गई है कि इसमें ये ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं। और मध्यमंडल की अगर आपसे पूछेगा कि आयन मंडल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर टू 1000। ओके, ये आपका लास्ट था। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, यह सारी आपके किस में आती हैं, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में आती हैं। अब लास्ट आपका जो टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, जीव मंडल। ये हम क्या पढ़ रहे थे, स्कोप पढ़ रहे थे। जीव मंडल ये आपका लास्ट है। जीव मंडल में क्या होती है, सारी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीजें आपकी जीव मंडल के अंतर्गत आती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग।